नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 16 पाठ पढ़ रहे थे पानी कहानी। इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि लेखक अपने रास्ते रास्ते जा रहे थे कि उनके हाथ पर एक ओस की बूंद गिरी। जब वही ओस की बूंद कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई थी तो लेखक को आश्चर्यचकित हो गए थे। थोड़ी देर में लेखक को कहीं से कोई स्वर सुनाई दे रहा था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई सितार बजाने वाला ही नहीं है, तो ये स्वर कहाँ से आ रहा है। फिर उन्होंने महसूस किया कि ये स्वर तो उनकी हथेली में से आ रहा है, उस ओस की बूंद से आ रहा है। फिर उन्होंने देखा तो ओस की बूंद के 2 कण हो चुके थे और वो ओस की बूंद उनसे कह रही थी कि सुनो सुनो। तो लेखक चुपचाप रहे और थोड़ी देर बाद में उन्होंने कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। तो ओस की बूंद अपने बारे में बताने लगती है कि मैं ओस हूँ और मैं झाड़ी में से आई हूँ। उसके बाद में लेखक थे, उनको वह बताने लगती हैं कि मैं पेड़ होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं पानी डाला जाता है, वहाँ से उन जड़ों से मैं बड़ी जड़ों से छोटी जड़ों में जाती हूँ और फिर जड़ों के रोए में जाती हूँ। धीरे धीरे मैं फिर पेड़ के तने से डालियों और डालियों से फिर पत्तों में चली जाती हूँ और मैं इन्हीं पत्तों में से अब वापस से आई हूँ। इस प्रकार की बातें वो बताती हैं और वो कहती है कि ये पेड़ ऐसे ही नहीं खड़े, इनमें पानी दिया जाता है तब जाकर के एक एक पौधे से पेड़ बनते हैं। फिर ओस ने अपने बारे में बताया कि उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ आगे को खींच रहा हो। यानी जब पेड़ में पानी डाला गया तो ओस की बूंद है, वो बूंद बूंद जो पानी डालते हैं पेड़ में वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे दबाया जा रहा है। तो वह बताती है कि मैं दोनों ओर से पीछे चली गई। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांस भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। यानी वो ओस की बूंद है, ओस के माध्यम से बाहर आई। कहाँ से आई? पत्तों से। मैंने सोचा पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। कैसे उड़ेगी? कि सूर्य का प्रकाश होता है तो उस प्रकाश के कारण ओस की बूंदें नहीं रहती। लेकिन बाहर निकलने पर ज्ञात हुई रात होने वाली थी। तो रात होने वाली थी इसका मतलब है ओस की रात को तो ओस ज़्यादा आती है ना। तो ओस तो जाने वाली नहीं थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके हैं। वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा जान में जान है और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब इसमें बताया ओस की बूंद अपने बारे में कहती है कि यदि सूर्य निकला होता तो मैं सूर्य की जो उष्मा होती है उसके कारण मैं हवा में उड़ सकती थी। लेकिन अब सूर्य तो रहा नहीं, रात होने वाली है, तो ऐसे में मेरा अब उड़ पाना संभव नहीं है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पता तुम्हें न छू सकेगा। अब लेखक ने क्या कहा कि ओस की बूंद से कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो ना तब तक तुम्हें कोई पत्ता छू भी नहीं सकेगा। तो ओस की बूंद क्या कहती है, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा।
कि ओस कहती है कि मेरा जीवन है, उससे संबंधित यदि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी ना तो तुम्हारा हाथ तनिक में न दुखेगा। ये कहने का मतलब तुम्हें वो कहानी है इस प्रकार की लगेगी कि तुम उसे सुनते ही जाओगे। और ओस की बूंद कब उड़ेगी? जब सूर्य की उष्मा मिलेगी। तो लेखक कहानी के लिए कहते हैं अच्छा सुनाओ। कि क्या कहानी है, सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही है, और ओसजन बताए ऑक्सीजन गैस नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों ही गैसें हैं वो सूर्यमंडल में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। तो इस प्रकार हमारे वायुमंडल के बारे में बता रही है कि ऊपर आसमान में किस प्रकार का वायुमंडल था, कौन कौन सी गैसें थी। तो सूर्यमंडल है वो अपने निश्चित मार्ग पर चक्करें काट रहा था, और वे दिन ऐसे थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, यानी सब कुछ तहस नहस हो रहा था, और इसी दौरान कई ग्रह और उपग्रह भी बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? पुरखे मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, क्या वो सूर्यमंडल में नहीं है? तो कहते हैं उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। भयावह का क्या अर्थ होता है? डरावना, भयभीत करवाने वाला। तो जो डरावनी वाली लपटें हैं, डराने वाली लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं, यानी आज भी जो ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो आज भी विद्यमान है। एक दिन की बात है कि दूर तक एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। क्या? प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा था। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाने लगी, इस चौंधियाने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गई थी। यह पिंड बड़ी तेजी सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जौन जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आका गोला थी। अब यहाँ पर ओस की बूंद ने किसके बारे में बताया है? अपने ब्रह्मांड के बारे में बताया है कि पहले पृथ्वी किस प्रकार की थी और सूर्य किस प्रकार का था, और सूर्य में वायुमंडल में क्या क्या विद्यमान था। इसके बारे में इस ओस की बूंद ने हमें बताया है। तो इसने क्या बताया है? इसने बताया है कि सूर्य है, वायुमंडल में सूर्य था। इसके अलावा वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी विद्यमान थी, और उसी समय एक कई उपग्रह और ग्रह बनते चले आ रहे थे, उथल पुथल हो रही थी। ऐसे में एक बड़ा सा पिंड सूर्य की ओर बड़ी तेज गति से आ रहा था,
और ये वो कितना बड़ा था, सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। और उसकी आकर्षण शक्ति देख करके सूर्य भी कांप उठा था, क्योंकि वह सूर्य से टकराने वाला था। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, और उसकी आकर्षण शक्ति इस प्रकार की थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला, और सूर्य का वही एक भाग फिर किस में बदल गया, पृथ्वी में बदल गया, है ना। और इस पृथ्वी को पहले क्या बताया जाता है कि यह पृथ्वी है पहले एक आग का गोला थी। आग का गोला किस प्रकार की थी, क्योंकि सूर्य है, सूर्य खुद एक आग का गोला है, और उसी का एक भाग टूटकर नीचे आ गिरा था, तो पृथ्वी भी क्या थी, एक आग का गोला ही थी। यही से बताया गया है कि पहले के समय में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें वायुमंडल में विद्यमान थी, और उस समय उथल पुथल हो रही थी। तभी एक बड़ा सा गोला उल्का पिंड, जो इतना बड़ा, जो सूर्य से भी लाखों गुना बड़ा था, वह सूर्य की तरफ आ रहा था। इससे सूर्य भयभीत हो गया। उसी समय सूर्य के दो टुकड़े हो चुके थे। एक टुकड़ा उसका उल्का पिंड का पीछा करते करते पृथ्वी पर आ गया था, और वही फिर यहाँ पर पृथ्वी बन गया था। इसीलिए बताया गया है कि पृथ्वी पहले एक आग का गोला ही थी। तो ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब पानी कैसे आया? पृथ्वी तो कैसे बनी? पृथ्वी कैसे बनी ये तो आप समझ गए होंगे। पृथ्वी कैसे बनी कि सूर्य टूटा हुआ भाग है, वो खिंचाव के कारण पृथ्वी पर आ गया था। लेकिन अब वो कहता है कि ठीक है, ये तो पता चल गया है कि पृथ्वी किस प्रकार से बनी, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हें उन लपटों से पानी कैसे बना? तो मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। सही से याद नहीं है कि पानी कैसे बना, लेकिन जो पृथ्वी बन गई थी उससे हमारा ग्रह वो ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन, और ओजन क्या, ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। यानी ओस की बूंद है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की रासायनिक क्रिया के कारण ही ओस बनती है, यानी जल बनता है। जल किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण ही जल बनता है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया। प्रत्यक्ष कौन सा? कि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब उनकी रासायनिक क्रिया करवाई जाती है तो उनका जो मिश्रित रूप हो जाता है। इस कारण उन्होंने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व है वो गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपने सुनी होगी कि किस प्रकार सूर्य की गर्मी होती है, उसकी उष्मा होती है, फिर जल है वो भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, है ना। तो उस समय बातें बता रहा है कि उन दिनों मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। पहले वाष्प बन करके जल है वो आकाश में बादलों के माध्यम से घूमता था। धीरे धीरे ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई तो उससे वो ठोस बर्फ के रूप में जमने लग गया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। पहले 17वां भाग कैसे हो गया? क्योंकि वो बर्फ के रूप में जम गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ एक दृष्टि जाती बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था।
जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है उसकी रासायनिक क्रिया के कारण ही जल की उत्पत्ति हुई है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस ने मिलकर अपना जो प्रत्यक्ष अस्तित्व है वो भी गंवा दिया। फिर बात आती है जल की। तो जल पहले भाप के रूप में था। वाष्प उत्सर्जन का नाम आपने सुना होगा कि पहले जल जो सूर्य की ऊष्मा के कारण गर्म होता है, फिर वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। फिर वही जल धीरे धीरे जैसे ठंड पड़ती गई वैसे वह बर्फ के रूप में जमता गया, और वही भाप है वो किस में बदल गई, बर्फ में बदल गई। अब भाप का रूप तो क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो वहीं बर्फ के रूप में जमने पर इसका रूप कैसा हो गया, छोटा हो गया, यानी पहले से 17 भाग रह गया था। इस प्रकार से जल है वो, जल की जो बूंदें हैं वो बर्फ में जमने लग गई थी, और जब सूर्य की किरणें पड़ती थी उस समय बर्फ है वो पिघल जाती थी, क्योंकि गर्मी से तो बर्फ पिघलती है ना। तो सूर्य की जब किरणें पड़ती थी तो बर्फ पिघल जाती थी। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। तो आप समझ गए होंगे कि बर्फ किस प्रकार से बनती थी और कब पिघलती थी, सूर्य की ऊष्मा के कारण पिघलती थी। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। तो ओस की बूंद, ये कौन पूछता है, लेखक। तो ओस की बूंद कहते हैं हाँ बड़े आनंद का, कि आनंद था उस समय। लेखक पूछता है कितने दिनों तक, तो ओस की बूंद कहती है कई लाख वर्षों तक। लेखक आश्चर्यचकित होकर कहता है कई लाख, तो ओस कहती है हाँ चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। दाल में नमक के समान, कि दाल में नमक कितना होता है उसके समान में नहीं है। कितने, 100-200 वर्ष, यानी 100-200 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हंसी खुशी के दिन होते हैं ना वो जल्दी ही निकल जाते हैं। यदि वो हंसी की खुशी के दिन होते हैं वो लंबे होते हैं तो भी वो आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन जो दुख की घड़ी होती है ना, एक क्षण भी क्या होता है दुख का, वो भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हंसी खुशी के दिन थे ओस के, जो 100-200 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन एक जो दुख की घड़ी होती है उसमें एक क्षण में निकलना नामुमकिन हो जाता है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते करते जान अपने को धन्य माना। दीर्घजीवी, दीर्घजीवी मतलब लंबे समय तक जीने वाले। कौन है, ओस की बूंद से वार्तालाप। वार्तालाप क्या होता है, बातचीत। वार्तालाप क्या होता है, बातचीत होती है। तो उससे बातचीत करते अपने आप को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। कौन सी कहानियां सुन रहे थे, हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। और अचानक क्या अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों, यानी एक जगह बैठे हैं तो भी हमें आगे आगे चढ़ रहे हैं, यानी सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा। हवा से खेलने कहानियां सुन रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि हमें सरक रहे हों, मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मुख पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। घबरा गए कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद के काटने के
पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद में। अब दुख सहन करने का साहस हम में न था कि इतने दिन तो हंसी खुशी निकल गए, अब ये दुख के दिन कैसे निकलेंगे। दुख तो सहन नहीं हो पाता, कैसे निकलेंगे इतने दिन दुख के। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसले चले हैं। यानी पानी ने अपना रूप अलग प्रकार का लेना शुरू कर दिया। कहने का मतलब पहले वही पानी भाप के रूप में वायुमंडल में घूमता रहता था। धीरे धीरे सर्दी ज़्यादा पड़ने लग गई और फिर वो बर्फ़ में जमना शुरू हो गया। और बर्फ़ किस प्रकार की होती है? ठोस होती है। किस प्रकार की होती है? ठोस होती है। तो बर्फ़ है वो ठोस में बदलने लग गया था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लग गया और उसी परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले थे तो फिर से वही पानी है सूर्य की उष्मा के कारण तरल हो गया था। ठोस रूप होता है ना, जो बर्फ़ होती है वो कब पिघलती है? जब उसको उष्मा मिलती है। और उष्मा कब मिलती है? जब सूर्य प्रकाश पड़ता है। तो सूर्य प्रकाश के कारण वो पानी है फिर तरल में बदल गया था और तरल पानी है वो क्या है? पिघलता है। तो इस कारण से बताया कि हम फिसले चले थे कि एक समय ऐसा था कि हम पानी है वो वायुमंडल में ही घूमता रहता था। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन होना शुरू हुआ, प्रकृति में परिवर्तन होना शुरू हुआ। वही पानी फिर ठोस में बदलना शुरू हो गया। ठोस यानी बर्फ़ में बदलना शुरू हो गया। फिर उसमें फिर परिवर्तन आया और फिर वही ठोस है वो सूर्य की उष्मा के कारण फिर से तरल में बदल गया। कहने का मतलब बर्फ़ है वो पिघलने लग गई और बर्फ़ पिघलने से क्या बन गया? जल बन गया। और तो इसमें यही बताया गया है, आपकी समझ में आया होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।